नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अमन चैन विकास की पहली शर्त है और अगर किसी भी वजह से अमन चैन कायम ना रह पाए तो इसका बहुत दूरगामी असर हो सकता है। कानून व्यवस्था का डर अगर खत्म होने लगे, पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े होने लगे तो यह किसी भी शासन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कल शाम से हुई हिंसा कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मजबूत कानून व्यवस्था को अपनी बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन बहराइच में कल और आज दिन भर जो हुआ उससे इस दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरों की खबर में आज हम बात करेंगे बहराइच में आखिरकार कल शाम शुरू हुए बवाल को कल रात ही काबू में क्यों नहीं कर लिया गया, क्यों ये बवाल इतना लंबा चला। बहराइच में आज की सुबह ने फिर भारी आगजनी और हिंसा देखी और सब कुछ कैमरे की नजरों के सामने हुआ और यही हमारी आज की पहली स्टोरी है, पहला बड़ा मुद्दा है बहराइच का बवाल, कई सुलगते सवाल। खबरों खबर में हम इन सवालों पर सिलसिलेवार तरीके से बात भी करेंगे और फिर यूपी पुलिस के कुछ आला अधिकारी से पूछेंगे जो कि पूर्व में यूपी पुलिस में काम कर चुके हैं, आखिरकार यूपी पुलिस से चूक हुई या नहीं हुई। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के एडीजी पुलिस व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, एडीजी अमिताभ यश, उनकी तस्वीरें आज वायरल हैं। हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं, रोड पे चलते हुए जा रहे हैं। बहराइच की तस्वीरें हैं, खुद पिस्टल लेकर कानून व्यवस्था कायम करने के लिए सड़कों पर अमिताभ यश जैसे बड़े अधिकारी को उतरना पड़ा। ये तस्वीरें खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उनके माथत अधिकारियों ने यह हालत क्यों होने दी कि खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सड़क पर उतरकर कानून व्यवस्था को संभालने का काम करना पड़ा। ये तस्वीर यूपी पुलिस के जो इनके माथत अधिकारी हैं उनके ऊपर कई सवाल खड़े करती है। हमारा आज का दूसरा बड़ा मुद्दा है कनाडा के साथ भारत की तकरार। अपने न्यूनतम स्तर पर भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध अब चले गए हैं। एक खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में दोनों देशों के बीच तनाव इस वक्त चरम पर आ चुका है। भारत ने अब से कुछ देर पहले एक सख्त फैसले में कनाडा में अपने उच्चायुक्त और कुछ और बड़े अधिकारियों को वापस भारत बुलाने का फैसला किया है। भारत ने कहा है कि हम अपने इन राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इससे पहले भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को बुलाकर इस मामले में कनाडा सरकार के रवैये के प्रति खासा रोष दिखाया था। इस पूरे मामले पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे और भी कुछ बड़े मुद्दे होंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर बवाल खत्म होने की बजाय और ज्यादा बड़ा हुआ है। कल शाम से शुरू हुआ उपद्रव आज भी वहां पर जारी रहा। इस वक्त तनाव भरी शांति शहर में है, मोबाइल इंटरनेट बंद है। जिले के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की बड़े पैमाने पर तैनाती कर दी गई है। यह तनाव भरी शांति बता रही है कि दो समुदायों के बीच तालमेल और प्यार बना हुआ था, उस पर कुछ उपद्रवियों की बेलगाम हरकतों और पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते बहुत विपरीत असर पड़ा है। ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये पूरा बवाल शुरू हुआ रविवार को दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय पर। विसर्जन का वक्त था। ये तस्वीरें 13 अक्टूबर की हैं, 2 दिन पहले की। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस गुजर रहा था। महाराजगंज बाजार में पहुंचा तो दूसरे समुदाय के कुछ लोगों के साथ एक बात पर विवाद हो गया। कुछ खबरों के मुताबिक दूसरे समुदाय ने अपने धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाने पर ऐतराज किया। इसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच गर्मा गर्मी तेज हो गई, जो कुछ ही देर में हिंसा, पथराव और आगजनी में बदल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फ़ायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेज़ी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहाँ पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
कई जानकारों के मुताबिक जुलूस से जुड़ा विवाद इतना तूल न पकड़ता अगर राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक ने दूसरे समुदाय के एक मकान की छत पर उनके झंडे को जबरदस्ती न उतारा होता और अपना झंडा न लगा दिया होता। किसी भी समुदाय के लिए अपने संकेतों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अक्सर कुछ लोग नासमझी, जोश या शरारत में उनसे खिलवाड़ कर जाते हैं। नीचे के लोग जो मौजूद थे वो उस युवक को भड़का भी रहे थे। राम गोपाल मिश्रा ने जैसे ही झंडा उतारकर वहां पर अपना झंडा लगाया, उसके बाद खबर ये मिली कि किसी ने उस पर दूर से गोली चला दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये तनाव नए चरम पर पहुंच गया। जब ये सब हो रहा था तो पुलिस आसपास मौजूद थी, लेकिन बात को बिगड़ने से वो नहीं रोक पाई। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल भीड़ आग बबूला हो गई और उसके बाद आसपास के इलाकों में हिंसा और आगजनी शुरू कर दी। कई दुकानों, घरों और गाड़ियों को आग लगा दी गई। दूसरी ओर से भी हिंसा और पथराव हुआ, गोलियां चलाई गई, मामला हाथ से बाहर जाने लगा। इस सब के बीच विसर्जन के लिए दुर्गा प्रतिमाओं को ले जाने वाले लोगों ने विरोध में विसर्जन का कार्यक्रम रोक दिया। रविवार देर रात को हमारे संवाददाता रणवीर ने यह सब अपने कैमरे से कैद किया। वो लगातार बताते रहे कि किस तरह आगजनी और हिंसा ने बहराइच को एक नए तनाव में धकेल दिया है। लेकिन अचानक कुछ लोग यहाँ से, जो घटना स्थल है लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है जहाँ पे हिंसा हुई थी, और वहाँ से 4 किलोमीटर दूर महसी में आप देखिए किस तरीके से लोगों ने विरोध जताने के लिए आगजनी की है और यहाँ मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुँची है। तो लगातार जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और लोग जगह जगह अपनी नाराज़गी जताने के लिए इस तरह से कहीं कहीं आगजनी कर रहे हैं, कहीं धरने पे बैठे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो तनाव है वो बहराइच ज़िले में बढ़ता जा रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री ने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मौके पर पहुंचने के और जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करके कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बहराइच में कल रात जो हुआ उस पर काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन के पास पूरी रात थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम ही त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों के साथ सख्ती से वो पेश आए। जहां हिंसा हुई उस इलाके के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई। हरदी पुलिस थाने के एसएचओ सुरेश वर्मा और एक सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। इस बीच बहराइच में रात का तनाव भरा सन्नाटा सुबह फिर नए सिरे से तनाव और उपद्रव में आज बदल गया। सोमवार को राम गोपाल मिश्रा का शव जब पोस्टमार्टम के बाद उसके परिवार को सौंपा गया तो वहां पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ ने महसी तहसील के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया और हत्या के आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने मनाने पर परिवार अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गया। उधर बहराइच के कई इलाकों में तनाव फिर गहरा गया। बहराइच से महाराजगंज बाजार के बीच 30 किलोमीटर के पूरे रास्ते में जगह जगह भीड़ रास्तों में जमा हो गई। इस पूरी घटना को कवर करने के लिए गई एनडीटीवी की टीम को भी रास्ते में कई जगह रोका गया और कैमरा बंद करने की धमकी भी दी गई। उपद्रव करने वालों को डर था कि उनकी तस्वीर अगर कैमरे में कैद हो गई तो बाद में वो पहचान लिए जाएंगे। इस बीच उपद्रवी भीड़ कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों में आग लगाती रही, तोड़फोड़ करती रही। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह और उनके कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी इस पूरे उपद्रव को अपने कैमरे में लगातार लाइव कैद करते रहे। देखिए, मेरे सामने 1 2 3 4 5 बाइकें हैं, जेनसेट है और इसके अलावा कुछ और मशीनें हैं। इस पूरी दुकान में किस तरह से आगजनी की गई है ये तस्वीर इस पूरी घटना को बयां करेगी। तो हालात ये हैं कि इस जगह पर जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से तोड़फोड़ और आगजनी करके लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद ये हवा भरने की दुकान थी, इसलिए ज़्यादा बाइक्स भी खड़ी थी और हवा भरने की मशीन भी थी। इन सब में आगजनी कर दी गई है। इसके अलावा जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए सामने वो गुमटी, वहाँ भी गुमटी तोड़ी गई है। ये वही जगह है, वही महाराजगंज जहाँ पर रविवार को गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई और उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी तनाव हुआ था और आज फिर यानी सोमवार को
भीड़ फिर से उग्र है। भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन बावजूद उसके भीड़ मानने को तैयार नहीं है। पुलिस समझा बुझा कर लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक एक करके चुन चुन कर दुकानों को तोड़ा जा रहा है, चुन चुन कर गाड़ियों को जलाया जा रहा है। और हालात ये हैं कि पुलिस इस इलाके में और आसपास के इलाकों में समझाने बुझाने की कोशिश में लगी है। ये जो भीड़ है ये हिंसक हो चुकी है, और ये जो भीड़ है ये इस वक्त किसी भी सुनने को तैयार नहीं है। तो हालात ये हैं कि यहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं हैं, और इसी वजह से जो हिंसा है वो लगातार बहराइच में बढ़ती जा रही है। देखिए स्थिति ये है, ये गाड़ी जल रही है, और ये गाड़ी ही नहीं, यहाँ पूरा जो बाज़ार महाराजगंज का जहाँ कल हिंसा हुई थी, आज फिर तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरें देखिए पुलिसकर्मियों की और जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनकी। ये हिंसक लोग यहाँ पर गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, दुकानों में आग लगा रहे हैं, और साथ ही दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, और उनके आगे जो लोग हैं वो हथियार लिए हुए हैं। ये जो गाड़ी है इसको अभी थोड़ी देर पहले आग लगाई गई है, और इसी तरह से पीछे भी आपको मैं बाज़ार में ले चलूँगा जहां अभी हम जहां से निकले हैं और जहां कल हिंसा हुई थी, ठीक उसी जगह पर ये सामने कुर्सी, ये जो कुर्सी दिख रही है इसके सामने एक सलून की दुकान, उस सलून की दुकान के अंदर तोड़फोड़। सबसे ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी में अभी तोड़फोड़ हुआ। इस गाड़ी में अभी जो गाड़ी जैसे जैसे जल रही है, ब्लास्ट की आवाज़ें इसमें से आ रही हैं। इस गाड़ी के आगे जब हम आते हैं तो आप देखिए ये तस्वीर, ये सलून, इस सलून के अंदर जो कुर्सी थी वो तोड़फोड़ की गई। यहाँ कुर्सी फेंकी गई, दुकान के अंदर तोड़फोड़ हुआ। ये जो टेबल वगैरह पड़ी हुई थी दुकानों के बाहर, उसको निकाल कर फेंका गया। यहाँ दो गाड़ियाँ, इस तरफ ये एक किया की गाड़ी और एक ये सामान लेकर के जाने वाली गाड़ी, इन दोनों गाड़ियों को लोगों ने जम करके तोड़फोड़ की। यहाँ पर बड़ी संख्या में पीएसी और पुलिस मौजूद है। सामने आपको भगवा झंडे दिख रहे हैं। इसी रूट से दुर्गा प्रतिमाएं जा रही थी लगभग 3 किलोमीटर दूर विसर्जन के लिए, और धार्मिक स्थल था जहां झंडा लगाने को लेकर और डीजे बजाने को लेकर के विवाद हुआ। इस विवाद के बाद पथराव, तू मैं, और उसके बाद फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई। और उस मौत के बाद जो महाराजगंज इलाका है, महसी तहसील बहराइच का, वहाँ पर इस तरह की आगजनी, और फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अलग अलग वीडियो क्लिप्स जो वायरल हुए हैं, जो मीडिया के क्लिप्स हैं, उन क्लिप्स के ज़रिए लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश हो रही है। जैसे ये शख्स खड़े हैं छत पर, ठीक इसी तरह से रामगोपाल मिश्रा पीछे वाली छत पर खड़ा था, और पीछे की तरफ से फायरिंग हुई थी। सलमान नाम के आरोपी पर आरोप है जिसने फायरिंग की थी, और उस घटना के बाद से यहाँ पर तोड़फोड़ हुई। जो दुकानें हैं, किस तरह से न सिर्फ दुकानों को तोड़ा गया बल्कि हमारी आंखों के सामने लूटा गया। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दुकान के अंदर घुसी भीड़ ने दुकान को तोड़ा भी, और जो भी सामान उनके हाथ में आया इस दुकान से वो निकाल करके ले गए। ये देखिए भीड़, ये देखिए डंडे लिए हुए भीड़ गलियों में से निकल के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। और अभी भी वो जो आबादी है वो त्यौहार को त्यौहार की तरह देखती है, लेकिन एक और आबादी है जिनकी गिनती बहुत कम है, जो चुनिंदा लोग हैं, लेकिन उन्हें माहौल ख़राब करने में मज़ा आता है। और इसीलिए उन लोगों की करनी का नतीजा है ये काला धुआं, ये तोड़फोड़, ये आगजनी, ये पथराव, ये हिंसा। ये उन्हीं चंद लोगों की करनी है जो माहौल ख़राब करते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ऊपर लिखा है और नीचे हिंसा, उस शख्स का नाम जो अहिंसा को प्रमोट करते थे, उनकी बोर्ड के नीचे किस तरह से हिंसा की जा रही है, किस तरह का माहौल बनाया गया है। घबराई हुई बच्चियां छतों पर दिखाई दे रही हैं, घबराई हुई जो महिलाएं हैं वो छतों पर यहाँ खड़ी हैं। इस पूरे इलाके में अघोषित कर्फ्यू, बिल्कुल अघोषित कर्फ्यू, क्योंकि एक दुकान नहीं खुली है। ये पटाखे नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये जो आगजनी हुई है, इस आगजनी के बाद जो चीज़ें जल रही हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं, और वो रह कर चिंगारी जो है फूट रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इस भीड़ को ज़रा दिखाते हैं। वीरेंद्र सैनी मेरे कैमरामैन जो कल रात से इस पूरे दंगे में हमारे साथ हैं, वो दिखाएंगे। ज़रा इस भीड़ को दिखाइए वीरेंद्र, किस तरह से हाथों में डंडे लिए हुए हैं। कल रात को जब हम आ रहे थे तो हाथों में ये बाइक, घर के अंदर बाइक जला दी। देखिए घर का दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर बाइक जलाई गई। और यहाँ इस भीड़ ने जो पीछे चौराहा था, उस चौराहे पर लोगों ने यहाँ किया था जब तलवारें दिखाई गई थी, और यहाँ हमें भी डंडे दिखाए जा रहे हैं, हमें भी पीछे
हम भी पीछे आ रहे हैं क्योंकि लोग हमसे नाराज़ हैं कि हम उनकी तस्वीरें दिखा देंगे, इन दगाइयों की तस्वीरें दिखा देंगे। इस बीच में भीड़ में किसी ने चिल्लाया कि ये मीडिया के लोग जब तस्वीरें बनाएंगे तो इसमें पुलिस इनका वीडियो देख के हमें अरेस्ट करेगी, इसलिए इनको मारो। और उसके बाद दौड़ा कर लाठियाँ मारी गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश हुई। हमने किसी तरह से वहाँ से भाग कर के अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग हिंसक थे और हालात थे कि इस शोरूम को आग लगा दिया गया। हम ठीक इस जगह पर थे, यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से हमें दौड़ाया गया। और यहाँ से इस वक्त ज़रा तस्वीरें देखिए, ये भीड़, ये खेत के उस पार जो दूर लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वही युवक हैं जिनको अभी यहाँ सड़कों से भगाया गया और अब ये भाग करके खेतों से थोड़ा दूर तितर बितर हो चुके हैं। तो जो पुलिस की स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले इन लोगों को हटाया जाए, एक इकट्ठा होने से हटाया जाए, तो उसको दाएं बाएं भीड़ को जो तितर बितर किया है उसका फ़ायदा ये हुआ कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस सड़क पर दंगाई नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी जो दंगाई हैं वो साइड में जा कर के आगजनी कर रहे हैं और मुझे पीछे की तरफ धुआं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ अब तक कोई आगजनी, जो रिहायशी इलाका था बाज़ार से अलग, वहाँ पर कुछ भी आगजनी नहीं थी। लेकिन इस वक्त मुझे वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने, लगभग हमारे यहाँ से 700 मीटर के आसपास की दूरी होगी। जो टीन शेड है, संभवतः कोई पोल्ट्री फार्म है, वहाँ पर आगजनी की गई है। ये देखिए, इस तरफ कुछ जवानों, कुछ लड़कों को भगाया गया, कुछ लड़के अभी भी उस तरफ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जिनको पुलिस ने भगाया है। पीएसी की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ मौके पर हैं और इन खेतों से भागते हुए जो भीड़ थी वो अपने आप को तो बचा ले गई, कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये लड़का देखिए, हाथों में अभी भी डंडा लिया है, साहस देखिए इन लोगों का, ये हाथों में अभी भी डंडा लेकर के रोड पे खड़े हैं, जबकि सामने और पीछे दोनों तरफ पुलिस है। बावजूद उसके आज सुबह और दोपहर का ये माहौल बता रहा है कि पुलिस प्रशासन कहीं कमज़ोर पड़ गया था और उसी का फ़ायदा उठाते हुए उपद्रवियों की भीड़ हिंसा और आगजनी पर उतारू हो गई। दोपहर होते होते हालात जब काबू से बाहर जाने लगे तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहराइच पहुंचे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुद सड़क पर उतरना पड़ा। अमिताभ यश खुद महाराजगंज और आसपास के इलाके में निकले। एक जगह उपद्रवियों की भीड़ को भगाने के लिए उन्होंने पिस्तौल तक हाथ में निकाल ली। ये वही तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि उनके मातहत अधिकारियों की सक्रियता में कमी रह गई थी, तभी एडीजीपी अमिताभ यश को इस रूप में सामने आना पड़ा। साफ है, उनके अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स ने अगर समझदारी और तेजी दिखा दी होती तो ये हालात बहराइच में आज नहीं बनते, जबकि उनके पास इस काम के लिए पूरी एक रात थी। इन दंगाइयों को, इस कर्फ्यू को लगाकर रोका जा सकता था। मुख्यमंत्री का सख्त आदेश पहले से था। उनके निर्देश पर गृह सचिव संजीव गुप्ता भी आज बहराइच पहुंच चुके थे। इसके बीच भी उपद्रवी जमा रहे, उपद्रव किया और पुलिस की नाक में दम कर दिया। बहराइच के इस पूरे बवाल में अभी तक 30 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 4 नामजद हैं, 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी सलमान की तलाश चल रही है। इस सबके बीच सवाल यह कि हालात यहां तक पहुंचने क्यों दिए गए, इसको समझने के लिए 2 तस्वीरों को आपको देखना चाहिए। इन दोनों ही तस्वीरों में उपद्रवियों के साथ पुलिस के 2 रूप आपको दिखेंगे। एक तस्वीर में उपद्रवी हंगामा तोड़फोड़ पर उतारू हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की टीम जैसे बस खड़ी की खड़ी तमाशा देख रही है। उन्हें रोकने या भगाने के लिए कुछ खास नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस के अधिकारियों कर्मियों को स्पष्ट निर्देश नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, या फिर उन्हें लगा कि ऐसी भीड़ को समझा बुझाकर काम चला लिया जाएगा। जबकि दूसरी तस्वीर में उसी इलाके में वही पुलिसकर्मी उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पूरी तरीके से सक्रिय दिखते हैं। कुछ ही देर में पुलिस के रवैये में इतना अंतर क्यों आया? क्या निचले स्तर के अधिकारियों को नहीं लगा कि उन्हें हालात पर शुरू में ही सख्ती बरत लेनी चाहिए थी? हालात जब हाथ से बाहर निकले और खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सड़क पर उतरना पड़ा तो उसके आसपास ही पुलिस कैसे इतनी सक्रिय हो गई? अगर पुलिस कहीं हो तो किसी की हिम्मत कानून को हाथ में लेने की नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहराइच में आज सुबह पुलिस का वो इकबाल नजर नहीं आया। दोपहर बाद तक जाकर पुलिस ठीक से एक्शन में आती दिखी। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। तनावग्रस्त इलाकों पर निगाह रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और कई जगहों पर छापे मारे गए। पीएससी की 12 कंपनियों को बहराइच में तैनात कर दिया गया। इसके साथ एसपी रैंक के 4 ऑफिसर, 2 एएसपी, 6 सीओ और 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स को भी बहराइच में अब तैनात कर दिया गया है।
मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अब बंद कर दी गई हैं, सुबह बंद नहीं थी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से भ्रामक खबरों और अफवाहों से सावधान रहने की अपील भी की है। मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। सुना आपने, पुलिस कंट्रोल करने की बात कह रही थी। बहराइच में आज उपद्रवी भीड़ पर काबू पाने में इतनी देरी क्यों हुई, इस पर आइए बात करते हैं मेरे सहयोगी रणवीर से, जो कल रात से लगातार इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं और उनकी नज़र बनी हुई है। रणवीर, कैसे हैं आप और अभी ताज़ा स्थिति कैसी है? सब ठीक है ना? देखिए, थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी स्थिति ठीक है। बहराइच की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पूरे दिन अघोषित कर्फ्यू, शहरी हिस्से में ज़्यादातर दुकानें अपने आप लोगों ने बंद की थी, कुछ दुकानें लेकिन खुली थी। लेकिन जैसे ही शहर से आगे बढ़ रहे थे, दुकानें पूरी तरीके से बंद थी। जो शांति प्रिय लोग हैं वो घरों के अंदर थे, और जिनको शांति पसंद नहीं थी वो सड़कों पर थे, हाथों में लाठी डंडे थे। और कल तो रात में हमने हथियार, लोगों को तलवार लेकर के भी घूमते हुए देखा था। इस वक्त तो खैर रात हो गई है, वैसे भी दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा पूरे दिन ज़्यादातर इलाकों में। और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा पुलिस अब चौकसी कर रही है। जैसा अभी आपने कहा ना कि सुबह जो पुलिस थी, ऐसा लग रहा था कि पुलिस को ये नहीं पता था कि उसे करना क्या है, क्योंकि बड़े अधिकारी मौके पर नहीं थे। और यही कुछ मैंने देखा, क्योंकि पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद तो थे और लाठी लेकर के खड़े थे, उनके पास हथियार भी थे, और जो हिंसा करने वाले लोग थे उनके पास भी लाठियाँ थीं। लेकिन पुलिस उनको मारे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या फिर उनको समझाए, ये शायद पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। और जब तक समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तमाम सारी दुकानों पर आगजनी हो चुकी थी, तोड़फोड़ हो चुकी थी, मारपीट हो चुकी थी। और जब ज़िले की एसपी और डीएम पहुंची तब भीड़ को तितर बितर किया गया। लेकिन हालात जो नियंत्रण में आए वो तब आए जब अमिताभ यश खुद पिस्टल लेकर के आए और उन्होंने कहा भगाओ इनको, और उसके बाद वो आगे बढ़े। तो जब बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई है। ड्रोन लेकर के सर्विलांस हो रहा है। गोरखपुर जोन से तमाम सारे पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। 12 कंपनी पीएसी, 4 कंपनी सीआरपीएफ, इसके अलावा आरएएफ लगाई गई है। गोरखपुर जोन की जो पुलिस है वो भी मौजूद है। 4 आईपीएस हैं, इसके अलावा एएसपी और सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उनको लगाया गया है। और पूरे इलाके में एक सर्विलांस हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये एक तरह से जो एलआईयू का फेल्योर कह सकते हैं, क्योंकि जो भीड़ थी उस भीड़ को नियंत्रण नहीं किया, और उसके बाद जो ऊपरी अधिकारी थे उनका निर्देश साफ तौर पर नीचे के पुलिसकर्मियों को नहीं था, और इस वजह से ये सारी घटना घट गई। रणवीर, आप नज़र रखिए, आपके साथ अपडेट्स लेते रहेंगे। आपने आज सुबह आपके कैमरे ने जो कैद किया, आपने आपके सहयोगी वीरेंद्र सैनी ने जो कवर किया, वो बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। रणवीर सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए थे, बहराइच से हमारे साथ था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच भी अब तकरार शुरू हो गई है। सुन लेते राजनीति कैसे उफान पर है, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। परिस्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों पर भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। तो सुना आपने, राजनीति तो चली रही है, लेकिन पुलिस ने जो कुछ किया पहले और बाद में, 2 भूमिकाएं दिखाई दी।
हमने सोचा क्यों नहीं यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात की जाए जो इसकी कमान खुद संभाल चुके हैं। एक नहीं दो यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। AK जैन साहब, स्वागत है आपका, और मेरे साथ विक्रम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, पहला सवाल मेरा आपसे है। हमने बहराइच की 2 तस्वीरें देखी। सुबह ऐसा लगा कि पुलिस को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, जबकि कल रात ही मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए थे, कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया था, पुलिसकर्मियों को। उसके बावजूद भी आज आगजनी हुई और लगातार कैमरों के सामने हुई। मीडिया को भी रोका नहीं गया, जो चाहता जहां चाह रहा था जा रहा था, जिसको चाह रहा था वो आग लगा दे रहा था। ये नाकामी नहीं है तो क्या है पुलिस की? आप इसको नाकामी कह सकते हैं। मैं इसका एक मुख्य कारण ये भी मानता हूं, जो रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई उसको लेकर भीड़ जो है वो भड़क गई थी और उनको नियंत्रण में करने के लिए पर्याप्त उतना फोर्स उपलब्ध नहीं था, क्योंकि गांव-गांव तक ये इस तरह का दंगा वो फैल गया था, विस्तृत क्षेत्र में फैल गया था। बाद में कंट्रोल किया गया, ADG लॉ एंड ऑर्डर गए, ये बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे यहाँ ये सब पोस्ट कोई सेरेमोनियल नहीं है, ये फंक्शनल पोस्ट हैं। DG का मौके पे जाना, ADG लॉ एंड ऑर्डर का जाना, फोर्स को लीड करना, इससे फोर्स का मनोबल बढ़ता है और एक उनको गाइडेंस मिलती है कि क्या कार्रवाई होनी है, किस दिशा में कार्रवाई की जानी है। कार्रवाई की गई है। अब दुखद घटना ये थी कि जो रामगोपाल मिश्रा ये ऊपर चढ़ा, जैसा आपने कहा, और झंडा उतार के फेंका और वहां पे भगवा लहराया, इस प्रकार की गतिविधियां नहीं करनी चाहिए और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल साथ में रहता है। हमेशा बॉक्स फॉर्मेशन में जुलूस को चलाते हैं, चारों तरफ पुलिस बल रहता है, उनको तभी मौके पे एक्ट करना चाहिए था और उसको चढ़ने से ऊपर रोकना चाहिए था। और कोई भी इस प्रकार की अगर एक्टिविटी हो रही है या मस्जिद के सामने या किसी के, ये काम पुलिस बल का होता है। बिल्कुल, पुलिस बल का ही कार्य होता है कि वो जो स्पेसिफाइड रूट है उसका पालन कराया जाए, उसमें 1 इंच भी इधर उधर कोई नहीं जा सकता है। ये केवल शासन का अधिकार है रूट का परिवर्तन करना। अब ये जांच होगी, मैं समझता हूं कि जांच के बाद सारे तथ्य निकल कर आएंगे कि कहां किस स्टेज पे लापरवाही हुई, कौन इसके दोषी हैं, कौन इसके गुनहगार हैं। पर आवश्यक ये होगा कि रामगोपाल मिश्रा के जो हत्यारे हैं जल्द से जल्द पकड़े जाएं, तभी जो कम्युनल एक टेम्परेचर है बहराइच का, महसी क्षेत्र का, महाराजगंज का, तभी वो कूल डाउन होगा। उसमें गिरफ्तारियां शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं था कि इस तरीके से बेरहमी से मारकर उसकी हत्या की जाए। बिल्कुल। जो कुछ लेकिन तस्वीरों में देखा हमने विक्रम सिंह जी, वो भी कहते ही एक्सेप्टेबल नहीं था। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है अगर उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ, संकेतों के साथ छेड़छाड़ की जाए। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अगर अमिताभ यश जी की जो तस्वीर आज वायरल हुई, जिसमें वो पिस्टल लिए खुद सड़क पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि मारो, भगाओ इनको, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर यही सक्रियता यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने 24 घंटे पहले दिखा दी होती और वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया होता, इंटरनेट बंद कर दिया होता, और इस तरीके से जो एक्सेसिबिलिटी थी कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिसको जा रहे हैं, घरों के अंदर खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगाई गई है, तो ये तो पुलिस पूरी तरीके से जो बहराइच की थी, विक्रम सिंह जी, लगी ना था कि कुछ काम कर रही है, हाथ पर हाथ धरे के दिख रही तस्वीरों में खड़ी हुई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित जी। मैं ये चाहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था जो होती है एक विज्ञान भी है और तपस्या भी है। आने के 6 रिकॉर्ड्स जो थे उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे त्योहार रजिस्टर, जुलूस का मार्ग, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, गुंडा रजिस्टर, इस तरह चाकूबाज रजिस्टर, विलेज क्राइम नोटबुक और इंटेलिजेंस की जो आख्याएं आती हैं LIU की, उसके बाद ये व्यवस्था होती है, उनका पूर्वाभ्यास होता है। लेकिन आपने पहले कहा कि पुलिस किसी तरीके से किंकर्तव्य विमूढ़, और उसमें यही होता था कि उनका एक परिपक्व मार्गदर्शन अगर हो जाता तो ये आगजनी प्रिवेंटेबल थी। और इसी तरीके से कोई जाकर के अगर झंडा खींच रहा है और कहीं से कोई फायरिंग हो रही है, तो ये जरूरी था कि छतों पर ड्यूटी लगती है, पूरे छतों पर एरिया डोमिनेशन होता है, किसी तरीके की मिसाइल्स, पेट्रोल बॉम्ब, पत्थर आदि नहीं होने चाहिए, बल्कि वहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि दूसरे दिन लगा, पहले दिन अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो जाता तो छतें सैनिटाइज हो जाती। इसके अतिरिक्त अगर ये भी देखें, एरिया डोमिनेशन के साथ कॉन्फिडेंस CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की पैरामिलिट्री, आज 12 कंपनी PAC, 1 RAF और अतिरिक्त पुलिस बल आ गया है। जो हमारे संसाधन है उन्हीं से अगर हम थोड़ा फ्लैग मार्च कर लेते, थोड़ा जो हमारी पीस कमेटी, शांति समिति की बैठक है, पब्लिक को विश्वास पे लेकर के उनको जुलूस में शामिल करके पुलिस बल के साथ,
तो जो मुअज़्ज़िज़ मुस्लिम और हिंदू सदस्य होते हैं समाज के, वो एक दूसरे को समझा लेते हैं। लेकिन वो नेतृत्व की एक बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। नेतृत्व आगे से होता है। जो काम अमिताभ यश ने किया, बहुत अच्छी बात है, और ये काम अरविंद जैन ने भी किया है, ये मैंने भी किया है। लेकिन उसके बाद ये कहते हैं कि अगर सब काम हम ही करेंगे तो आप किस दिन के लिए काम आएंगे, ये हमें और बता दें। इसलिए मैं चाहता हूं, नेतृत्व है, उससे मनोबल बढ़ता है, अच्छी बात है, अनुभव का लाभ मिलता है, लेकिन अपेक्षा ये की जाती है कि जो स्थानीय अधिकारी हैं वो अपने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसका परिणाम वो भली भांति दे सकते हैं, और दिया भी है। ये सही है कि जिस तरीके से अकस्मात सिचुएशन हो गई और जो अघोषित कर्फ्यू था उसको घोषित कर्फ्यू कर सकते थे। 163 बीएनएसएस जो पुरानी 144 थी उसके अंतर्गत घोषित कर्फ्यू कर सकते थे, अगर पहले कर देते। सांप्रदायिक स्थितियों में सुमित जी, पूरी ताकत और पूरा बल पहले झटके में कर दिया जाता है, जैसे कि दोबारा कोई चिंगारी ना मिले, जैसे सिगरेट का बट बुझाया जाता है, उस तरीके से सांप्रदायिक घटनाओं को नियंत्रण इसी प्रकार किया जाता है। जैन साहब, कल रात को बवाल हुआ, हम सब ने तस्वीरें देखी। कल रात से ही उपद्रव हुआ, आगजनी हुई, पूरे 12-15 घंटे थे स्थानीय पुलिस के पास। आप कर्फ्यू लगा सकते थे, जैसा कि विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, आप इंटरनेट बंद कर सकते थे ताकि आप एक्सेस ना कर पाए। मेरा सहयोगी रणवीर जब मौके पे कवर कर रहा था आज दोपहर में, एक सज्जन उसके पास आते हैं और वो फ़ोन पे किसी से बात करवाते हैं कि वो वहाँ फंसा हुआ है, उसको निकलवा लीजिए। मतलब फ़ोन वहाँ पे काम कर रहे थे और वो दूसरे आदमी की आवाज़ आती है कि मैं हूँ, मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, इस इलाके में फंसे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसी परिस्थिति दिख रही थी आपको, मुझको, तो वहाँ बैठे हुए अधिकारी को क्यों नहीं दिख रही थी? अधिकारी समझ नहीं पाए या अधिकारी चाह रहे थे? नहीं, चाहता कोई नहीं है। जो भी पुलिस अधिकारी जनपद में तैनात होते हैं, जिलाधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, अन्य अधिकारी हैं, कोई नहीं चाहता है कि उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का दंगा हो और एक ब्लैक स्पॉट उनके करियर पे लगे। पर यह है कि वो मेरे ख्याल से इसको ठीक से एसेस नहीं कर पाए। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद जिस बेरहमी से हत्या की गई उसकी, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए था कि इसमें ये मामला उग्र होगा, ये इतनी जल्दी कंट्रोल होने वाला नहीं है और उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडियल मेजर्स लिए जाने आवश्यक होते हैं। बल प्रयोग आवश्यक होता है और बल प्रयोग ऐसे में कतई जस्टिफाइड है। हवाई फायरिंग की जाती है, हम लोगों ने कराई है मौके पे, और अरेस्ट बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। अरेस्ट की जानी चाहिए और मैसिव पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और जो भी कहीं दंगाई दिखाई पड़े उनको तुरंत खदेड़ देना चाहिए। इनफैक्ट विक्रम सिंह जी, लखनऊ से या गाजियाबाद से विक्रम सिंह जी इतना दूर थोड़ी है बहराइच की रात भर में पीएससी की कंपनियां ना पहुंच सके। आपके पास 12-15 घंटे थे, आप 2 से 3 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं, आप तैनाती बढ़ा सकते हैं वहां पे। आप सरासर इंटेलिजेंस फेलियर कि इतने बड़े उपद्रव की तैयारी चल रही थी कल सुबह, आज सुबह के लिए, और कहीं कोई रोकथाम नहीं। सुमित जी, रीइंफोर्समेंट को जरूरी नहीं कि दिल्ली, लखनऊ, आसपास के जनपदों से रीइंफोर्समेंट आ सकते हैं, आसपास के थानों से आ सकते हैं और घंटों में आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि अरविंद जैन जी ने कहा है कि कुछ असेसमेंट पे कमी हो गई, और हम लोग ये समझते थे और समझते हैं कि कोई चीज अकस्मात, अचानक, सडनली नहीं होती है। हम माइंड में प्लान करते हैं और प्लानिंग के बाद में ही, यही इंटेलिजेंस का है कि आज सुगबुगाहट है, कम्युनल फ्लैश पॉइंट बहुत लो है और एक दियासलाई लगी और दंगा होगा। और इतना, जैसे कहते हैं, नब्ज पे अगर हाथ है, आपकी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, 1:3 के रेशियो में फोर्स, और आपकी तैयारी पूरी हो, आपका वायरलेस अलर्ट हो और पूरी सिचुएशन ऐसी हो कि वांटेड पोजीशन पे आप एरिया डोमिनेशन करते हुए सुनिश्चित करें कि आपने अगर दुस्साहस किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये संदेश होना चाहिए। कुल मिलाकर परिस्थितियों को बेकाबू होती रही और शुरुआत में पुलिस को समझ में नहीं आया। इंटेलिजेंस फेलियर, ऑपरेशनल फेलियर साफ तौर पर देखा गया। शुक्रिया दो पूर्व बड़े अधिकारी, रिटायर्ड यूपी पुलिस को समझाने वाले जैन साहब और सिंह साहब, थैंक यू सो मच। आपने, आपके इनपुट्स बहुत काम के हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। जो कुछ बहराइच में हो रहा है उस पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की नजर बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब आज का दूसरा और बड़ा मुद्दा, भारत विरोधी गतिविधियों, खासतौर पर खालिस्तानी अलगाववादियों को पनाह और बढ़ावा दे रही कनाडा की सरकार के साथ भारत ने आज अभी तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। अब से कुछ देर पहले खास फैसले में भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा और कुछ अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। भारत को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा
क्योंकि कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा और कुछ अन्य राजनयिकों का खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ है। भारत सरकार ने इस आरोप को बहुत गंभीरता से लिया और इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस पर अपना एतराज जताने के लिए सरकार ने आज दिल्ली में कनाडा के उप उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर को विदेश मंत्रालय में तलब किया और कनाडा के आरोपों पर सफाई मांगी। सरकार ने उन्हें बताया, भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों पर कनाडा के बेबुनियाद आरोप कतई स्वीकार्य नहीं है। अतिवाद और हिंसा के इस माहौल में ट्रूडो सरकार की हरकतों से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हमें उनकी सुरक्षा को लेकर मौजूदा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त और निशाने पर रहे अन्य राजनयिकों को बुलाने का फैसला कर लिया है। उप उच्चायुक्त से यह भी कहा गया कि अतिवाद, अलगाववाद और हिंसा को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत के पास अगले कदम उठाने का अधिकार होता है। इसके पहले भारत ने कनाडा को जमकर खरी खरी सुनाई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उसे कल एक राजनयिक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त और कुछ राजनयिक एक मामले की जांच में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है कि अमेरिका, कनाडा और कुछ अन्य देशों की जांच एजेंसियां उन लोगों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहती हैं जो किसी आपराधिक मामले में संदिग्ध होते हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं होते। इस पर विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है। इन आरोपों के पीछे ट्रूडो सरकार का राजनीतिक एजेंडा है। ये कनाडा की वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। ट्रूडो सरकार ने ऐसे हिंसक कट्टरपंथियों और आतंकियों को जगह दी है जो भारतीय राजनयिकों और समुदाय के नेताओं को धमकी देते रहते हैं। इन सब की हरकतों को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताया जाता है। अवैध तौर पर कनाडा में घुसे लोगों को फौरन नागरिकता दी गई। भारत ने जो प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे उन्हें कनाडा सरकार ने ठुकरा दिया। भारत ने इस मामले में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार से अपनी नाराजगी कई बार जताई है। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं कि बीते कई सालों में कनाडा भारत विरोधी ताकतों और खास तौर पर खालिस्तानी अलगाववादियों का गढ़ बना हुआ है। भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले खालिस्तानी अलगाववादियों पर कनाडा ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें अपने देश में रहकर बढ़ावा ही दिया है। ऐसे एक खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा के वैंकूवर के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ महीने बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत सरकार पर ही आरोप लगा दिया। भारत ने इस मामले में कनाडा की सरकार से सारे सबूत देने को कहा। भारत सरकार ने कई बार सबूत देने का आग्रह किया, लेकिन कनाडा की ट्रूडो सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया। इसी के मद्देनजर भारत ने आज कह दिया कि तथ्यों के बिना जांच के नाम पर कनाडा सरकार द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए लगाए गए आरोप ट्रूडो सरकार की राजनीतिक फायदा हासिल करने की सोची समझी रणनीति है। कनाडा की ट्रूडो सरकार लगातार भारत विरोध से जुड़े बयान देती रही है और इसमें सबसे आगे खुद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो रहे हैं। इसका असर भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ा है। कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताए जाने के बाद भारत को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता सता रही है। इसी के चलते भारत ने अपने इन अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। वैसे पिछले ही दिनों लाओस की राजधानी वियंतियान में आसियान सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच एक बहुत ही संक्षिप्त मुलाकात भी हुई। इस पर ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमें कुछ काम करना है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा हमने क्या बात की, लेकिन मैंने कई बार कहा कि कनाडा के लोगों की सुरक्षा और न्याय का शासन बनाए रखना कनाडा सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है और उस पर मेरा ध्यान बना रहेगा। उधर भारत सरकार के मुताबिक इस दौरान कोई खास बात नहीं हुई। सूत्रों ने बताया कि भारत ने यही उम्मीद जाहिर की कि कनाडा की धरती पर भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों की इजाज़त ना दी जाए और उन पर सख्त कार्रवाई हो, जो अभी तक सरकार ने नहीं की है। इस बीच आज विदेश मंत्रालय में तलब किए गए कनाडा के उप उच्चायुक्त जब भारत की नाराजगी सुनने के बाद बाहर आए तो फिर वही दोहराया जिससे भारत सरकार ने इनकार किया है। Government of Canada has done what India has been asking for. Canada has provided credible, irrefutable evidence
of ties between agents of the government of India and a murder of a Canadian citizen on Canadian soil. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. It is in the interest of both our countries and the peoples of our countries to get to the bottom of this. Canada stands ready to cooperate with India. तो कनाडा अपने रुख पर अभी भी कायम है, जबकि भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। आइए इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं पूर्व विदेश सचिव शशांक के साथ, जो इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं। शशांक सर, शुक्रिया, थैंक यू। जिस परिस्थिति में आज हम और आप जुड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, बहुत ही इतनी खराब सिचुएशन भारत और कनाडा के संबंधों में कभी नहीं देखी गई कि आपको अपने हाई कमिश्नर को रिकॉल करना पड़े। इसकी वजह क्या है और कौन जिम्मेदार है? नहीं, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अभी हाल में ट्रूडो साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले लाओस में। उस समय कोई ऐसा नहीं नजर आया। ये बात जरूर हुई कि भाई बातें करी गई है, उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि उसके कुछ ही दिनों के बाद में वो भारत के हाई कमिश्नर को और कुछ और डिप्लोमेट्स को वो डिक्लेयर कर देंगे एज पीपल ऑफ इंटरेस्ट टू देयर एजेंसीज। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक जानबूझ के ऐसा निर्णय उन्होंने लिया है जो भारत और कनाडा के रिश्तों को बहुत हानि पहुंचाने वाला है। और मैं कहता हूं कि भारत के जितने भी लोग कनाडा में गए हुए हैं, उसमें करीब करीब नंबर सिख कम्युनिटी का और नॉन सिख कम्युनिटीज के बराबर ही हैं। और सिख कम्युनिटीज में भी अधिकतर लोग जो हैं वो अधिकतर मिलजुल कर रहते हैं सबके साथ में। लेकिन कुछ लोगों को, जिनको कैनेडियन सरकार से भी वो मिलता रहा है समर्थन और एनकरेजमेंट, वो लोग जरूर इस तरह के हरकतें करते रहे हैं कि वो धमकियां देते रहे हैं भारतीय डिप्लोमेट्स को, भारतीय हितों को हानि पहुंचाने के लिए। कई बार उन्होंने नॉन सिख जो मंदिर वगैरह हैं उन पे भी उन्होंने किसी तरह के वो ग्राफिटीज वगैरह बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सब उनको एनकरेजमेंट मिला है। डेमोक्रेसी होने का मतलब ये नहीं देखा गया है। कनाडा का हमने देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने ही नागरिकों के खिलाफ वो इतने सख्त एक्शन लेते रहे हैं। उनके जो RCMP कहलाती है, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, वो बहुत ही सख्त एक्शन लेते रहे अपने खुद नागरिकों के ऊपर। लेकिन पता नहीं किस वजह से उनके जो है ये सिख आतंकवादी जो भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, जिनका कोई ना भारत में कोई समर्थन है ना ही कनाडा के अधिकतर समुदायों में कोई। इनफैक्ट शशांक साहब, जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। जितने हमारे सेपरेटिस्ट हैं सब भाग कर कनाडा की तरफ जाते हैं और वहाँ पे उनको असाइलम मिल जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो वहाँ मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं, पार्टीज़ को सपोर्ट करने लगते हैं। ट्रूडो सरकार जो कि माइनॉरिटी सरकार है, उनकी अपनी पार्टी, वो ऐसी पार्टियों की मदद से चल रही है जिसके वजह से सरकार बनी हुई है। अगले साल चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इसके पीछे ट्रूडो की पॉलिटिकल कंपल्शन ज़्यादा है अपनी पार्टी को चुनाव जिताने की? मेरे ख्याल से भारत सरकार का जो स्टेटमेंट आया उसमें भी ये बात कही गई है, जो नॉर्मली वो नहीं कहते, लेकिन इस बार काफ़ी क्लियरली उनको कहना पड़ा कि ये उनका डोमेस्टिक अपने हालात हैं, उसकी वजह से ऐसी बातें वो कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये जो दो डेमोक्रेसीज में अंदरूनी जो वहाँ पे राजनीतिक इस समय स्थितियाँ बन रही हैं कनाडा के अंदर, वो हमारे दोनों डेमोक्रेसी के रिश्तों के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये जो है जैसे चुनाव खत्म हो जाता है उसके बाद में कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि भारत जैसे देश के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, या जो पॉलिसी पाकिस्तान या चाइना करना चाहेंगे भारत के खिलाफ, वो उनको साथ में मिलना चाहते हैं। एक क्विक रिस्पांस और चाहूँगा सर मैं आपका, इसके पहले कि आप जाएं, और वो ये कि जो अभी इंडियंस वहाँ रह रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स जो वहाँ रह रहे हैं, क्या उनके लिए कोई चिंता की बात है ये जो आपस में प्रॉब्लम आई है? नहीं, मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स वगैरह को इतना ज़्यादा वो तंग नहीं करते हैं। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भारत के जो मिनिस्टर्स वगैरह गए हुए हैं या भारत के डिप्लोमेट्स वगैरह हैं या जो उनके जैसे टेम्पल्स वगैरह हैं जो नॉन सिख कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको हानि पहुंचाई जाए। लेकिन फिर भी इसमें भारत सरकार को बहुत, मैं कहता हूं कि मुझे याद आता है कि मैं हमारे पुराने राष्ट्रपति जी थे अब्दुल कलाम साहब, वो हमेशा मुझसे यही कहते थे कि भाई हम अपने देश के अंदर क्यों नहीं पढ़ने के लिए पूरे ऐसे स्थिति पैदा कर सकते हैं कि सब लोग यहाँ पढ़ सकें, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बिल्कुल। और ये जो हम रिजर्वेशंस करते हैं इसका मतलब यह नहीं है
कि रिजर्वेशंस का मतलब ये है कि बाकी लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाए, उनको कनाडा भेज दिया जाए या ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सरकार के लिए भी बहुत सोचने का विषय है। जो हमारे यहाँ जो लोग इनका पैसा है उनके लिए भी सोचने का विषय है कि राइट। क्यों ना यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी बात करने के लिए और थोड़ी सी उम्मीद जगाने के लिए कि जो लोग वहाँ हैं उनके पेरेंट्स को कम से कम यहाँ रहकर चिंता करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तक के सबसे ख़राब स्तर पर भारत और कनाडा के संबंध इस वक्त चले गए हैं क्योंकि ट्रूडो साहब की मजबूरी है, उनको अपना चुनाव जीतना है और एक खास वर्ग का वोट उनको चाहिए ही चाहिए। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कनाडा के खिलाफ भारत का एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत ने निष्कासित कर दिया है। जी हां, भारत ने जवाबी कार्रवाई में कनाडा के जो 6 राजनयिक हैं उनको निष्कासित किया है। कनाडा के उपायुक्त पैट्रिक हेबर्ट निष्कासित किए गए। सभी को 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अब तक ये बड़ी फैसला है। पहले भारत सरकार ने अपने तमाम बड़े अधिकारियों को वापस बुलाया और अब जो कनाडा के बड़े अधिकारी दिल्ली में भारत में पोस्टेड थे उनको देश छोड़ने को कहा है और कहा है कि 19 अक्टूबर रात 12 बजे तक वो भारत छोड़कर वापस लौट जाएं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने आज अब से कुछ देर पहले, करीब 1 से 1.5 घंटे पहले, अपने तमाम बड़े अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया और अब आदेश दिया कनाडा के अधिकारियों को कि वो भारत छोड़ के वापस लौट जाएं। मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा और जानकारी के साथ जुड़ गई। कादम्बिनी, प्लीज अपडेट। अभी जो खबर आई है, अभी जो बयान आया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि भारत ने 6 कनेडियन राजनयिक जो हैं उनको कहा है कि वो शनिवार 19 नवंबर के 12 बजे तक वो भारत छोड़ दे। इनमें स्टीवर्ट रॉस व्हीलर भी हैं जो आज आए थे, एक्टिंग हाई कमिश्नर, जिनको सम्मन किया गया था। आज विदेश मंत्रालय में वो पहुंचे थे। उसके बाद पैट्रिक हर्बर्ट है, डिप्टी हाई कमिश्नर हैं। मारी कैथरीन जोली हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। इयन रॉस डेविड ट्राइस हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। मिस्टर एडम जेम्स चिपका है, ये भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। मिस पॉला ओजोला है, ये भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं। तो ये इनमें सीनियर भी राजनयिक हैं और जैसा आपने देखा कि एक्टिंग हाई कमिश्नर और डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, बाकी भी इसमें मौजूद हैं। तो ये एक बेहद मुश्किल वक्त इंडिया और कनाडा के संबंधों में। अभी हमने देखा किस तरह से अपने जो उच्चायुक्त है वहां पर भारत में, संजय कुमार वर्मा, उनको वापस बुलाया गया है क्योंकि वहां सुरक्षा को खतरा है और भारत ने आरोप जो कनाडा ने लगाए हैं उसको साफ तौर पर खारिज किए, सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जो और राजनयिक जिनके बारे में कहा गया है कनाडा की तरफ से कि पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं कि इन्वेस्टिगेशन में, उनको भी भारत ने वापस बुलाया है। तो अभी तक का सबसे मुश्किल दौर दोनों देशों के रिश्तों में। तो ये माना जाए कादम्बिनी की अब कोई भी बड़ा अधिकारी एक दूसरे के कॉन्सुलेट में नहीं है, चाहे वहां पे चाहे यहाँ पे। देखिए, वहां पर से अभी कौन वापस आ रहे हैं उच्चायुक्त के अलावा, संजय कुमार वर्मा के अलावा, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन ये तय है कि दोनों ही जगहों पर अब कोई भी उच्चायुक्त नहीं है। ये स्थिति अभी सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, जहां पर न वहां पे भारत के उच्चायुक्त है, न यहाँ पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त है। अब ये कनाडा के साथ भी है। वहां पर जो कैमरॉन थे, इनके पहले जो हाई कमिश्नर थे, जून में उनका टर्म पूरा हो गया, वो वापस चले गए। नए हाई कमिश्नर को यहाँ पर कनाडा हाई कमीशन में आना था, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उससे ये साफ है कि अभी ना तो भारत के वहाँ पे हाई कमिश्नर होंगे, ना यहाँ पर कनाडा के हाई कमिश्नर होंगे। तो टॉप लेवल पर दोनों ही नहीं है और ये जिसको कहते हैं कि काफी डाउनग्रेड किया गया है दोनों ही जो मिशन है दोनों देशों में उसको। और ये तभी होता है जब दो देशों के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं होते। एक चीज और जानना चाहेंगे कादम्बिनी आपसे, भारत कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, चाहे वो आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आप चाहे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। क्या ट्रूडो साहब और उनकी सरकार इस आर्थिक झटके को झेल सकती है? कब है चुनाव वहां पर? देखिए, अगले साल चुनाव वहां पर होना है और इस वक्त जो एक वहां पर जिस वोट बैंक को वो टारगेट कर रहे हैं, उस वोट बैंक की जड़ें जो है वो भारत में है।
यहाँ से अधिकतर जो 7 लाख से ज्यादा सिख जो हैं वो वहाँ जाकर बसे हुए हैं और वो घर आते हैं यहाँ पर, चाहे मेडिकल के लिए या परिवार से मिलने के लिए, शादी ब्याह के लिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा डाउनग्रेड ऑफ रिलेशनशिप का तो वो इन्हीं लोगों पर पड़ेगा। लेकिन जो हालात बन गए हैं लगातार, जिस तरह से ट्रूडो की सरकार जो है वो राजनयिकों पर आरोप लगा रही है जिस प्रकार से, वो निश्चित तौर पर वो स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए भारत को सख्त कदम उठाना पड़ा है। जहां से टूरिज्म का सवाल है, एक तो ये मेडिकल की बात मैंने बताई, यहाँ आते हैं लोग उनकी बात बताई, एक पेंशन फंड भी होता है जिसका इन्वेस्टमेंट काफी है यहाँ पर भारत में। कंपनियों को भी और गहराई से देखा जा सकता है यहाँ पर, जिनके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है उनको भी ज्यादा जांच की जा सकती है। तो कई ऐसे पहलू हैं जो हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त ये, दो देशों के बीच में भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया कादम्बनी इस बातचीत के लिए, इस अपडेट के लिए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ आज इतना ही। शुभ रात्रि।